फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। बिल्कुल शुरुआत से मतलब ये पहला वीडियो है लाभ हानि पर मेरी ओर से। बाकी तो आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, देख ही रहे होंगे। तो इस आज के वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत क्या होती है, ऊपरी लागत क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि बिना सूत्र के, बहुत सारे सूत्र होते हैं इसमें जानेंगे देखेंगे, तो बिना कोई सूत्र के इस तरह के हिसाब को हम बनाएंगे कैसे, इतना ज़रूर इसमें देखेंगे। इसके बाद पार्ट बाय पार्ट में आपको ला करके बताते चलूँगा कि कैसे बनता है। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। हेडिंग है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 1 मतलब पहला वीडियो है। तो लाभ हानि में जो सबसे पहला चीज़ होता है किसी भी वस्तु का, वो होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। पहला क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैं पूरा लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब एक कॉस्ट प्राइस होता क्या है सो बताइए। देखिए, कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है या क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए चुकाया जाता है, या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य, क्या बोले, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, लिख देता हूं मैं, जिस मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। मान के चलिए कि कोई एक पेन है, वो 10 रुपये में आ रही है, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। आपने कोई वस्तु 20 रुपया में खरीदा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जा रहा है वो क्रय मूल्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आप बाजार गए, आपने बोला कि भाई हमें 3 किलो मिठाई दे दो। तो 3 किलो मिठाई लड्डू था, तो मान के चलिए उसने बोला कि भाई 200 रुपये केजी लड्डू है, आपका 600 रुपया लगा। तो ये जो आपका लागत लगा 600 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऊपरी व्यय भी जोड़ा जाता है, या बोला जाता है कि इसमें क्रय मूल्य के अलावा भी लागत लगा, तो वो अलग मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान रखिएगा। पहला होता है क्रय मूल्य। पहला क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु को बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। यह सेलिंग प्राइस क्या है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बोला जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये बी देख के सुनना, मुंह देख के सुनना का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। आगे जब आप पढ़ेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, ध्यान समझिए, हमने 2 चीज लिखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस पर कोई सामान खरीदा, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर कोई सामान बेच दिया। क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ,
मान के चलिए कि आपने कोई एक सामान खरीदा 100 रुपया में, खरीदा कितना में? 100 रुपया में, बेचा 110 रुपया में, तो 10 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा हुआ कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपया में, बेचना पड़ा उसको 90 रुपया में, तो क्या हो गया? घाटा हो गया, हानि हो गया। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का मूल्यांकन होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का मूल्यांकन होगा। मैं नोट में लिख देता हूं, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का मूल्यांकन होता है। कहिए कि श्रीमान क्या यही सब रहेगा? नहीं, एक चीज और रहता है। एक चीज जो रहता है उसको कहा जाता है ऊपरी व्यय, एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस या ओवरहेडेड। जब ऊपरी व्यय लगता है तो वो क्रय मूल्य में जुड़ता है। मान के चलिए कि कोई एक सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपया, लेकिन आवागमन करने में, मतलब उसको लाने में, रख रखाव करने में 500 रुपया और खर्च हो गया। परीक्षा में पूछेगा कि बिजली वगैरह का खर्च हुआ, तो ये सब क्रय मूल्य में जाके जुड़ता है। ऊपरी व्यय यानी कि वस्तु को बेचने से पहले जितना भी खर्च किए वो सब क्रय मूल्य में जाके जुड़ता है। मैं बता देता हूं, लेकिन पहले इसको कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं या पहले समझ लेते हैं। यदि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तब क्या होगा? हानि होगा। कैसे? मान के चलिए कि कोई वस्तु आपने 100 रुपया में खरीदा और 90 में बेच दिया। हाँ, घाटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कोई वस्तु आपने 200 में खरीदा और 150 में बेच दिया, घाटा हुआ कि नहीं हुआ? हानि हो गया। तो यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तो क्या होगा? घाटा होगा। क्या होगा? घाटा होगा। दूसरा शर्त कहता है यदि क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य, तब क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम बनाते हैं। लाभ हानि ऊपर में है तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। ये हो गया लाभ और हानि का कंसेप्ट। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित लाभ और हानि का कंसेप्ट। प्रतिशत लाभ बराबर जो आपको लाभ प्राप्त हुआ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये मूल कंसेप्ट हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। एक चीज जो आता है वो हमें बता देता हूं, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ये ऊपरी व्यय क्या होता है? पढ़िए, ध्यान दीजिए। ऊपरी व्यय क्या, ऊपरी व्यय किसको कहेंगे? ओवरहेड किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु खरीदा जाता है तो उसमें खरीदने के अलावा जो भी खर्च होगा वो सब ऊपरी व्यय कहलाता है। गर्मी के दिनों में जब आप छोटे जगहों पे जाएंगे तो देखिएगा जो ठंडे का बोतल होता है उसका प्राइस होता है 50 रुपया, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं हम फ्रिज में रखे हैं तो हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। ये 5 रुपया जो हुआ ऊपरी व्यय हुआ। बहुत सारे लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक्री होती है वहाँ तो ये नहीं लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो लेते हैं, बोलते हैं बिजली चार्ज हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसमें ऊपरी व्यय होते हैं। मान के चलिए कि आपने कोई विदेशी कार खरीदा, तो वो जहाँ से खरीदे वहाँ पे मान के चलिए पड़ा वो 1 करोड़ रुपया।
जब आप भारत में लाए तो सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया 70 लाख रुपया, तो कितना हो गया 1 करोड़ 70 लाख रुपया। अब आपका क्रयमूल्य जो हो गया, आपका जो लागत मूल्य हो गया, उसको क्रयमूल्य नहीं कहते, उसको लागत मूल्य बोलते हैं। अब जो लागत मूल्य हो गया वो 1 करोड़ 70 लाख रुपया हो गया। याद रखिए, क्रयमूल्य तो आपका था 1 करोड़ रुपया, 70 लाख रुपया टैक्स लग गया, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपया आपका लागत मूल्य हो गया। अब उस पर लाभ और हानि की गणना होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो ऊपरी व्यय किसको कहेंगे कि क्रयमूल्य के अलावा वस्तु पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है वो ऊपरी व्यय होता है, ठीक है। वस्तु पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो ऊपरी व्यय होता है। देखिए, हमने संक्षेप में लिख दिया है कि ऊपरी व्यय वस्तु पर लगा अन्य मूल्य, अन्य मूल्य मतलब भाड़ा, रख रखाव, वेतन, बिजली, बहुत सारा चीज रहता है, ऊपरी व्यय कहलाता है। और ये हमेशा क्रयमूल्य में जुड़ा जाता है। और यदि एक्स्ट्रा यानी कि जब तक अलग से न लिखा जाए तब तक इसको क्रयमूल्य में ही माना जाता है। अब इसको कैसे समझें, तो ध्यान दीजिए, आप कपड़ा लेने जाते हैं कपड़े के दुकान में, कपड़े की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आपने एक शर्ट देखा 700 रुपये की। याद रखिए कि वो 700 रुपये का शर्ट नहीं होगा, वो जो दुकानदार खरीदा होगा वो 150, 200 या 300 रुपये में ही खरीदा होगा। बाकी जिस दुकान में आप गए उसका किराया, दुकान चल रहा है तो उसका किराया लगा होगा। ठीक उसी प्रकार से बिजली का किराया, एसी चल रहा है उसका किराया, खैर तो बिजली में ही जुड़ जाएगी। उसके यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसका भाड़ा, आप खुद जो बैठा हुआ है उसका लाभ, ये सब मिला करके उस पर जोड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से बनाया जाता है फिर उसका क्या बोलते हैं लागत मूल्य। और उस लागत मूल्य के बाद वो निर्धारित करता है कि हम इसको कितने में बेचें। अब इसको ऐसे मैं संक्षेप में समझाऊं तो समझिए कि हमने एक दुकान खोला, दुकान में हमने 20 लाख का सामान लाया, तो 20 लाख रुपया तो मेरा सीधा सीधा लग गया। अब प्रति मंथ दुकान का जो भाड़ा है वो है 20,000 रुपया या 10,000 रुपया। तो मान के चलिए कि 10,000 रुपया भाड़ा हुआ, 5,000 रुपया बिजली खर्च हुआ, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया हम पेड कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को। 2 कर्मचारी रखे हैं या 1 कर्मचारी रखे हैं, हमने उसको 20,000 रुपये पेड कर रहे हैं, तो 35,000 रुपया हो गया। इसके अलावा हम भी बैठे हुए हैं तो हमें भी लाभ चाहिए, और हमने डिसाइड किया कि हम 20% लाभ लेंगे, जो भी है 20% लाभ लेंगे। तो अब वो क्या करेगा कि अपने 20 लाख के पूंजी में ये 35,000 रुपया जोड़ेगा। अब उसका लागत मूल्य हो गया 20,35,000 रुपया, अब उस पर वो 20% का लाभ चाहिए। तो 20,35,000 का 20% वो गिनेगा। अब ये सारे चीज को उसी पर बैठा देगा और सबको फिर भागा दे देगा। अब एक जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा, यानी कि एक शर्ट का जो प्राइस आएगा उसी पर वो बेचेगा। दुकानदार ऐसे ही करते हैं, बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं। हालांकि वो अलग तरह का वहाँ चीज़ें होते हैं, जैसे वो बांध के रखता है कि 1,000 वाला दाम पर 1,000 का जो शर्ट है उस पर हमको 20%, तो वो 1,200 रुपये में बेचेगा। जिस क्या बोलते हैं शर्ट का दाम 700 रुपया है उस पर हम 20% ही लेंगे, तो 7 दूनी 14, 840 में बेचेगा। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों में कोई लाभ नहीं लेते हैं, जैसे गंजी हो गया, अंडर गारमेंट्स हो गए, इस पे बहुत कम लाभ लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसके यहाँ आए। इस लाभ को वो फिर अलग कपड़ों पे लगा के रखते हैं, तो वो अपना अपना बिजनेस ट्रेंड होता है सबका। हमें ये गणना करना है कि लाभ, क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और ऊपरी व्यय क्या होता है। ऊपरी व्यय का मतलब हो गया कि क्रयमूल्य के अलावा जो खर्च किया गया वो ऊपरी व्यय होगा। जो उदाहरण अभी हमने आपको दिया कि एक दुकानदार है जिसने 20 लाख रुपया मूल्य लगाया, तो 20 लाख रुपया उसका क्रयमूल्य हो गया। बाकी जो मकान का भाड़ा, बिजली, ये वो उसका ऊपरी व्यय हो गया। तो मान के चलिए कि उसका 20 लाख रुपया था, अब 20 लाख पर उसने 2 लाख और लगा दिया,
ऊपरी व्यय, तो ये ऊपरी व्यय मिला के इसका कितना हो गया, टोटल हो गया 22 लाख। अब ये 22 लाख पे करेगा कि हम इस पे 20% फायदा लें या 10% फायदा लें। यदि 20% फायदा लेंगे तो 20% जोड़ के वो सबको डिवाइड कर देगा और उसी प्राइस से वो बेचेगा। यही फंडा से ये बिजनेस होता है, दुकानदारी होती है। हालांकि ये हमने आपको समझने के लिए बहुत ही बेसिक नियम से बताया। वहाँ ऐसे नहीं होता, वहाँ बहुत तरह की चीज़ें लगी रहती है। देखते हैं कभी छूट पर बेचा जाता है, और मैं तो बहुत सारे ऐसे दुकानदारों से देखा हूँ कि वो छोटे छोटे चीज़ पर कोई मूल्य नहीं लेते या कोई फ़ायदा नहीं लेते, बहुत कम फ़ायदा लेंगे। जैसे 50-100 रुपये का कोई गमछी है, 100 रुपये में मिलती है, तो वो बोलेंगे कि नहीं हम गमछी पर फ़ायदा नहीं लेंगे, 100 रुपये में आ रहा 100 रुपये में बेच देंगे, चलो ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा उनके यहाँ जाते हैं, और जब वो गमछी लेंगे तो उनकी पतरी भी साथ में जाएगी, तो एक साड़ी वो ले लेगी। भाई गमछी सस्ता है तो साड़ी भी सस्ता ही होगा, जबकि साड़ी सस्ता नहीं है, साड़ी महंगा है। तो इस तरह से बैलेंस करके बहुत सारे लोग करते हैं। खैर, तो क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाए, विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेचा जाए। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का मूल्यांकन होता है। क्रय मूल्य में यदि कोई ऊपरी व्यय है तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, विक्रय मूल्य में नहीं जुड़ता है। यदि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, यदि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा। हानि बराबर ही होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यानी कि दोनों में क्रय मूल्य है, यानी कि लाभ और हानि की सुस्पष्ट गणना होगी। प्रतिशत लाभ और हानि की जो सुस्पष्ट गणना होगी वो क्रय मूल्य पर होगी, सेलिंग प्राइस पे नहीं होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी। इसको ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, इतना समझ रहे होंगे। अब देखते हैं इसके एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1000 तरह के सूत्र आपको इसमें मिलेंगे। ये चीज वो ऐसा चीज कुछ नहीं, जितना है ये हमने आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए बताया, समझ के लिए बताया, और इतना लगभग सबको याद रहता है और इतना याद रखना भी पड़ेगा। मेरी ओर से भी ये है कि इतना आपको रखना पड़ेगा। तो जब आप इतना को देख लिए तो अब ये देखते हैं इसके शुरुआती के कुछ एक प्रश्न को। शुरुआती प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिसाब हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग बच्चे को देखते हैं कि वो अर्थमेटिक से बहुत डरते हैं, अरे बाप रे बाप ये चीज़ वो चीज़, और तरह तरह के तरीका सीखेगा वो, लेकिन जो मूल बात है उसको ना सीखेगा, तरह तरह के नाटक सीखेगा और सीख करके परीक्षा में गुड़ गोबर करेगा। अब बोलेगा कि अरे परीक्षा में सवाल बड़ी टेढ़ा था। चलिए, पहला प्रश्न है कि कहाँ गया जी, प्रश्न कहाँ गया, ले उलट गया का पन्ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु वस्तु 5000 में खरीद कर 5500 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ की गणना करें। एकदम पहला प्रश्न, एक वस्तु 5000 में खरीदकर 5500 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ की गणना करें। देखिए यहां पे कह रहा है कि कोई एक वस्तु जो था वो 5000 में खरीदा गया, अब 5500 में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ, हालांकि यहां पर तो लिख दिया कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें, ठीक है ना। तो क्या करें, लाभ चूंकि पहले ही लिख दिया है तो देखते हैं। सबसे पहले खरीदा गया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस इजकल टू 5000, एसपी सेलिंग प्राइस इजकल टू इतना। कौन ज्यादा है, चूंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, इसीलिए
क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा। लाभ बराबर क्या बताए थे? लाभ बराबर होता है SP घटाओ CP, 5500 घटाओ 5000 यानी कि 500। प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताए थे? लाभ गुने 100 अब बटा क्या चीज? CP की SP? CP। प्रतिशत लाभ हानि जो भी गणना करेंगे CP नीचे होगा, और हमने इसको लिख दिया 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 10% लाभ हुआ। क्या हुआ बाबू? ये 10% लाभ हुआ। लेकिन ये तो शुरुआती हिसाब है, ये समझना है कि इसी तरह से हिसाब बनते हैं, पूछे जाते हैं। यही में आपसे पूछ देगा कि एक वस्तु 5000 में खरीद करके 4000 में बेच दिया गया, तो आपको ध्यान दे लेना है कि CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा, और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसी प्रश्न को अलग कैसे किया जाता है। देखिए एक वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने शुरुआत बताया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, 1-2 और उदाहरण से बताऊंगा, और उसके बाद क्रम से वीडियो लाते रहूंगा जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। सबसे पहले समझना पड़ता है कि हैं क्या चीज़। कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको, मतलब वस्तु तो है, कुछ भी रह सकता है, घोड़ा गधा कुछ भी रहेगा, जिसको 1785 में बेचने पर 235 रुपया का लाभ हुआ। जिसको 1785 में बेचने पर 235 रुपया का लाभ हुआ है। प्रतिशत लाभ भी बताओ। इसमें 2 प्रश्न हैं, इसी से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, उठते हैं। कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 में बेचने पर 235 रुपया का लाभ हुआ है। बेचा है कितना में? 1785 में। SP कितना है? 1785। लाभ कितना है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 235। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर होता है प्रॉफिट घटाओ लाभ, यानी कि 1785 घटाओ 235। कितना हो जाएगा बाबू? 1550। कितना हो जाएगा? 1550। 1550 रुपया इसका क्रय मूल्य था। 1550। कोई दिक्कत? SP था, लाभ था, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। कोई सूत्र फूत्र ज्यादा नहीं लगाना। प्रतिशत लाभ की गणना करने का रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर कितना लाभ है? 235, तो लिख देंगे 235 मल्टी 100। अब बाई कितना? जो क्रय मूल्य है वो नीचे लिखेंगे 1550 बराबर व्हाट। ये आपका काम है, काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया? कुछ नहीं, जो सेलिंग प्राइस था हमने साफ साफ एक जगह लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और इसको बना लिए। देखिए जब भी आप अर्थमेटिक को, अंक गणित को शुरुआत, या कोई भी गणित को शुरुआत में सीख रहे हैं, तो इस तरह से लिखने का आदत डालिए। उन पर मत जाइए जो सक्सेस होके आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे। आप अपनी कमजोरियों पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। सक्सेस लोगों की कहानी सुनिए। यदि मैं सक्सेस हूं तो कहानी सुनना चाहिए, मैं भी सुनता हूं, लेकिन याद रखिए कि उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय पाई, तब वो जल्दी सक्सेस हुए। तो जितनी जल्दी आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाएंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। ध्यान रखिए कि हर आदमी के अंदर अलग अलग कमजोरी होता है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि श्रीमान आप इतना पढ़ा रहे, आपकी क्या कमजोरी है? तो भाई मेरा जो कमजोरी है वो समय का। जैसे मैं बहुत सारी किताब रखे रहता हूँ, किताब लेता हूँ शौक से, समय नहीं दे पाता हूँ या समय देने की इच्छा नहीं करती है। किताब उठाए 5-7 पेज पढ़ा, रखो 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, ये गलत चीज़ है। ये समय का दुरुपयोग होता है। अब कहीं तो करते क्या है, तो भाई अब कुछ भी कर सकते हैं।
तो वही चीज़ आपके समय में भी होती है। आप समय को क्या करते हैं कि बर्बाद करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, मैं उस पर सत्यता में नहीं विश्वास रखता, जैसे रील देखने में या मोबाइल पे समय। देखिए, यदि कहीं से कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त हो रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप सीख समझ रहे होते हैं उस समय चीज़ों को बहुत ही सुस्पष्ट समझने की ज़रूरत होती है। और एक बार जब आप सुस्पष्टता से समझ जाएंगे फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अन्य लोगों को नहीं होती। तो ये था लाभ हानि पे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारा पहला वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।